हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर को एसिड बेस और बफर्स। इस पूरे वीडियो में हम एसिड बेस और बफर्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि एसिड बेस की डेफिनेशंस क्या हैं और बफर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने कुछ जगह हिंदी शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, वो इसलिए ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश के वर्डों का हिंदी मतलब जान सके, ठीक है, और इससे उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एसिड बेस की डेफिनेशन से। तो एसिड और बेस को हम दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी तीन तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं और पहली जो डेफिनेशन है वो है आर्नियस डेफिनेशन। आर्नियस डेफिनेशन के अनुसार क्या है, एसिड हम उन सब्सटेंस को बोलेंगे जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी एक्वस सॉल्यूशन में बनाते हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जब हम उनको पानी में मिलाएंगे तो वो हाइड्रोजन आयन दें। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि इस एग्जांपल में एसिड जो है वो HCl है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन आयन को इस वाटर में घुलने पे दिया है, जिसके कारण वाटर ये बन गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम HCl को वाटर में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करेगा, इसलिए हम इस HCl को एसिड बोलेंगे। इसी का उल्टा अगर हम देखें तो बेस हम उन सब्सटेंस को बोलेंगे जो पानी में घुलने पर या जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तब वो OH माइनस आयन को रिलीज करें। जब वो OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो जैसे कि अगर हम NOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो वाटर में OH माइनस आयन रिलीज करेगा या उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, जिसके कारण हम NOH को बेस बोलते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हुई एसिड और बेस में से। अब हम अगली डेफिनेशन पे आते हैं। अगली डेफिनेशन जो है वो है ब्रोंस्टन एंड लॉरी डेफिनेशन। ब्रोंस्टन लॉरी डेफिनेशन क्या बोलता है कि एसिड वो सब्सटेंस कहलाएंगे जो हाइड्रोजन आयन को देंगे, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे वो सभी एसिड्स कहलाएंगे, और बेस हम उनको बोलेंगे जो हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमने एक एग्जाम्पल लिया HCl और NOH के रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन में HCl ने अपने हाइड्रोजन को यहाँ पे डोनेट किया है और OH ने उस हाइड्रोजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तभी ये क्या बना है, पानी में कन्वर्ट हुआ है और ये NaCl फॉर्म होगा। तो यहाँ पे HCl जो है वो H+ आयन का डोनर है और NOH जो है वो H+ आयन का एक्सेप्टर है, इसलिए हमने NOH को क्या बोलेंगे, बेस, और HCl को क्या बोलेंगे, एसिड। अगली हम देख लेते हैं। इस डेफिनेशन को हमको फिर से डिटेल में देखना है, क्योंकि ब्रोंस्टन लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से ही हम बेस आगे का बफर सिस्टम और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को समझाते हैं। तो इसलिए ब्रोंस्टन लॉरी कंसेप्ट को हम फिर से देखेंगे, इससे और जुड़े हुई चीजों को। अभी हम अगली डेफिनेशन देख लेते हैं कि और किस तरीके से हम एसिड बेस को समझा सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट है और जो लास्ट कंसेप्ट है एसिड बेस को डिफाइन करने का, वह है लेविस कंसेप्ट। इसके अनुसार एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे उल्टा है ना, ब्रोंस्टन लॉरी से। ब्रोंस्टन में क्या बोल रहा था, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे देने वाला एसिड था, यहाँ पे देने वाला एसिड है और यहाँ पे लेने वाला एसिड है। इसका उल्टा अगर हम देखें तो बेस वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे।
तो ये भी उल्टा है ब्रोंस्टन लॉरी से, वहां पे हाइड्रोजन आयन लेने वाला बेस था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला बेस है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब ये हाइड्रोजन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा, तो इसने एक्सेप्ट किया इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और OH माइनस आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिए इसलिए वो बेस की तरफ बिहेव करेगा, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सब्सटेंस हम, तो इन तीनों डेफिनेशन के हिसाब से हम एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी वर्ड लिया है। ठीक है, अब हमको जो इस कंसेप्ट में से जिसको ज्यादा डिटेल में समझना है वो है ब्रोंस्टन लॉरी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट को फिर से अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या बोलता है। इसके अनुसार एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटॉन को देंगे, डोनर जो होंगे, और बेस वो सब्सटेंसेस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इस बेसिस पे हम कुछ और इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में समझते हैं। जब इस तरह की रिएक्शंस होती हैं एसिड और बेस के बीच में, तो कुछ और टर्मिनोलॉजी भी इसमें जुड़ती हैं, जैसा कि कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका सिंपल आपको ऐसे याद रखना है कि जो एसिड है वो अपने रिलेटेड अपोजिट उसमें कन्वर्ट हो रहा है, और जो बेस है वो भी अपने अपोजिट रिलेटेड उसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें क्या समझाया इस एग्जांपल में, मान लीजिए कोई एक एसिड है एच ए, वो रिएक्ट कर रहा है, ये हमने सिर्फ सिंबल लिया है, ऐसा कोई एसिड नहीं होता एच ए करके, है ना। और ये एक बेस है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, बी माइनस से। अब ब्रोंस्टन एंड लॉरी कंसेप्ट के अनुसार क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन को देगा वो एसिड कहलाएगा, और जो लेगा वो बेस कहलाएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन आयन इससे चला जाएगा तो ये जिस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा ए माइनस में, वो इससे रिलेटेड बनने वाला बेस है, और ऐसे रिलेटेड बेस को हम कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। यहां अपन ने लिखा है। इन कॉन्जुगेटेड बेस को अगर हम इसमें समझें कि बेस जो है उसने क्या किया है, उसने इस प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, और ये बेस जो है कन्वर्ट हो गया Hb में। नाउ दिस Hb इज हैविंग दी H आयन। अब ये Hb जो है वो कैपेबल होगा हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने का, इसलिए ये एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। और चूंकि ये जो एसिड बना है ये इस बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के कारण बना, जो कि इसके रिलेशन से बना। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो हमको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब यहाँ पे एसिड होगा तो वो प्रोडक्ट की तरफ हमेशा अपोजिट उसमें कन्वर्ट होगा, मतलब एसिड हमेशा कॉन्जुगेटेड बेस में बने कन्वर्ट होगा, और बेस जो है वो हमेशा कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट होगा, अपोजिट। इधर एसिड है तो यहाँ पे वो बेस में कन्वर्ट होगा, और इधर बेस है तो वो इधर एसिड में कन्वर्ट होगा। इस तरीके के पेयर्स को, ये कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस के पेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड पेयर बोलते हैं। और ये एसिड और इस कॉन्जुगेटेड बेस के पेयर को भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड पेयर बोलेंगे। तो इस तरीके से एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस और बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड के हमको पेयर्स देखने को मिलते हैं। ये दो जोड़ियां हमेशा साथ में रहेंगी। जब कोई एसिड होगा तो उससे उसका करस्पॉन्डिंग उससे मिल बनने वाला बेस बनेगा, और कोई बेस होगा तो उससे उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। यही यहाँ पे इसमें हमने लिटरेचर में देखा है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम, जिनसे हम इनको और समझ सकते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हम पहली वाली रिएक्शन ले रहे हैं कि HCl ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड, और ये अमोनिया क्या है, बेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि सर ये भी हाइड्रोजन लिए हुए है तो ये रिलीज कर देगा, नहीं, ये एक्सेप्ट करेगा। रिलीज कौन करेगा, ये। तो ब्रोंस्टन के लॉरी के कंसेप्ट के अनुसार क्या हो गया,
वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन को देंगे। तो यहाँ पे एसिड ये होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को देगा। किसको देगा? इसको देगा, अमोनिया को, NH3 को। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। लेकिन जब अमोनिया इस हाइड्रोजन आयन को ले लेगा तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम आयन में। तो इस बेस से बनने वाला ये जो अमोनियम आयन है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड। और इस HCl एसिड से बनने वाला जो Cl माइनस है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। उल्टा उल्टा बोलते हैं, ठीक है। और इनको आपस में क्या बोलेंगे? एक दूसरे को पेयर बोलेंगे। ये कॉन्जुगेटेड एसिड और ये बेस एक पेयर है, ये एसिड और ये एक कॉन्जुगेटेड बेस एक पेयर है। ऐसे ही एग्जांपल और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे पानी जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट किया और इस हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो वो बेस की तरह बिहेव किया, इसलिए यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हम इन कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस को समझ सकते हैं। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ का एक उदाहरण हम समझ लेते हैं, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके कंटेंट के लिए ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे HCl जो है वो एसिड है, अभी तक हम देखते आ रहे हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। क्यों? क्योंकि इस KOH ने क्या किया है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब एक और हो जाता है और फिर इन दोनों ने आपस में, तो ये रिलीज होगा, तो इसने हाइड्रोजन को रिलीज नहीं किया। अगर ये हाइड्रोजन को रिलीज करता तो ये एसिड होता। इसने किसको रिलीज किया? K को, पोटेशियम को, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन को रिलीज करता, ये दोनों रिलीज होकर आपस में क्या बनाएंगे? KCl बनाएंगे। लेकिन इसने किसको रिलीज किया है? पोटेशियम को। तो इसलिए ये बेस एसिड कभी नहीं कहलाएगा। ये क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रिलीज किया। ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके पानी बना लेगा, तो ये एसिड जो है कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट होगा और ये बेस जो है ये कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट होगा। तो OH ने चूंकि इसको एक्सेप्ट किया था, इसलिए जहां OH होगा वो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, और चूंकि Cl माइनस से हाइड्रोजन गया है, ठीक है, इसलिए वो हमेशा जहां पे भी Cl होगा वो कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगा। ऐसा सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये ब्रोंस्टन लॉरी का, ताकि हम आगे जब बफर से रिलेटेड बफर कैपेसिटी और बफर इक्वेशन या हम बफर एक्शन समझेंगे तो हमको इन्हीं कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस कंसेप्ट को अप्लाई करके ही हम उसकी इक्वेशन ड्रॉन करेंगे। इसलिए ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरह बिहेव करते हैं। वो कभी रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कभी रिएक्शन में वो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो दोनों तरफ रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है उभयचर, जो जल में भी रहते हो, जो पानी, जो जमीन पे भी रहते हो, जो पानी में भी रह लेते हो, दोनों तरफ रह लेते हो। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे केमिस्ट्री में भी हमारे होते हैं जो दोनों तरफ बिहेव कर लेते हैं, एसिड की तरह भी और बेसिक कंपोनेंट की तरह भी, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है वाटर। अब पानी यहाँ पे जो है किस तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एसिड। और वो डोनेट किसको कर रहा है? पानी को। तो पानी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? बेस, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को डोनेट कौन कर रहा है? पानी। तो जब पानी हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा तो वो एसिड की तरह कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किसने किया? अमोनिया ने। तो इस अमोनिया ने जब हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया तो वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो हमेशा बेस कहलाएगा और जो डोनेट कर रहा है वो हमेशा एसिड कहलाएगा। तो पानी ऐसा है, ऐसी चीजें जो दोनों तरह बिहेव कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए हम पानी को क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलेंगे। आगे देखते हैं। अब इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि कोई एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी कि वो कितना इजीली हाइड्रोजन आयन लूज करते हैं
और कितना इजीली उसको गेन कर लेते हैं। जितना इजीली कर लेंगे उतने स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वो होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, जो बहुत इजीली हाइड्रोजन आयन को लूज कर दे, और बेस क्या हो जाएगा, जो बहुत इजीली उसे गेन कर ले। इस बेसिस पे हम कुछ कंसेप्ट और बनाते हैं, जैसे कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेंट साइड होगा, मतलब आपके उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस जो कि आपके राइट हैंड साइड होगा, वो हमेशा वीक होगा, वीक इन नेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपन ने उल्टा एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, यहाँ पे वीक एसिड है हमने लिया, तो वीक एसिड जब हमारा होगा तो कॉन्जुगेटेड बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब इट इज हैड द टेंडेंसी, इसकी बहुत ज्यादा ऐसी टेंडेंसी बन जाएगी कि जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन आयन को लेने की कोशिश करेगा ताकि ये स्टेबल हो सके। और यहाँ पे पानी से बनने वाला, क्योंकि एक वीक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। इस हाइड्रोनियम आयन की ये टेंडेंसी ज्यादा होगी कि वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दे ताकि वो पानी के स्टेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आ जाए। तो वो ज्यादा उत्सुक होगा कि मैं इसको जल्दी से जल्दी रिलीज कर दूं, जितना जल्दी रिलीज कर दूंगा उतना जल्दी मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसकी ये टेंडेंसी रहेगी कि मैं जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लूं उतना मैं जल्दी स्टेबल हो जाऊंगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर इन नेचर होंगे। इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड कॉन्जुगेटेड एसिड होगा और ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो इससे हम ये कंसेप्ट निकालते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा रिएक्टेंट की तरफ होता है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस जो इस तरफ लिखाता है वो वीक इन नेचर होता है। और इसका उल्टा कि जब वीक एसिड हम लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ बेसेस आल्सो, ऐसा का ऐसा हम बेस के लिए भी लिखते हैं। अब जब हम बफर और एसिड बेस बफर कंसेप्ट हमको समझना होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बफर से रिलेटेड ज्यादा कंसेप्ट है, तो बफर्स जब हम समझते हैं तो हमको कुछ और पैरामीटर्स जो हैं वो समझने होते हैं। और इसमें एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये क्यों समझना है, ताकि हमको ये पता चले कि जब हम किसी एसिड और बेस को लेके जब कोई बफर सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कैसे सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है और उससे हम कैसे एक पर्टिकुलर पीएच का बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसलिए हमको ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो यहां से हम क्या समझते हैं, देखते हैं कि अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वीक एसिड मान लीजिए कोई HA है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बनाएगा, जैसा कि अभी हमने समझा ब्रोंस्टन लॉरी कंसेप्ट में। जब इस इक्वेशन पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये दोनों जो है प्रोडक्ट है, इन दोनों का कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन में और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन में इन द डाउनवर्ड साइड, हम नीचे की तरफ वो लिखेंगे। अब चूंकि पानी का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई होता है और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम इसको कंबाइन कर देते हैं K के साथ। जब हम इसको K कांस्टेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो हमको एक अनदर कांस्टेंट मिलता है, वो है Ka। कौन सा कांस्टेंट मिलता है? Ka का कांस्टेंट हमको मिलने लगता है। तो इस Ka को जब हम, तो इसका मतलब ये कि जब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमने क्या किया, यहां से वाटर को मल्टीप्लाई कर दिया इधर। तो ये जब वाटर और K को हम कैसे लिखेंगे, Ka की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, हमको यहाँ पे ये समझना है। ये इक्वेशन जो हमको मिली है उससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि Ka जो वैल्यू है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का। और डिसोसिएशन कांस्टेंट से हमको क्या पता चला, डिसोसिएशन कांस्टेंट से हमको ये पता चला कि जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू भी, ये दोनों का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन में ये वाला एसिड
ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो पाएगा उसके कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये बेस कन्वर्ट हो पाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड जो है वो बेस से बनेगा, और कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो एसिड से बन जाएगा। तो इसका मतलब सिंपली ये होगा कि ये एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया पानी में, मतलब टुकड़े हो गए उसके, वो टूट गया। अगर वो टूट रहा है तो मतलब वो हाइड्रोजन आयन को इजीली दे पा रहा है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन इनका बनेगा, इनका दोनों का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कि वो उतना इजीली हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया है, इसलिए ये जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जितना कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होगा, मतलब ये अनरिएक्टेड है, मतलब इसमें से अपना हाइड्रोजन इसने दिया नहीं और देगा नहीं, तो जब तक देगा नहीं तब तक एसिड नहीं होगा। तो जब वो कम, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब कि रिएक्टेंट ऐसा ही ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन उसने कम लूज किया, इसलिए उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर के की वैल्यू लार्ज है, तो के की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इनका कंसंट्रेशन दोनों का ज्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्गर वो एसिड होगा। और अगर के की वैल्यू कम होगी या स्मॉल होगी, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब वो वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड से हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे हमने डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट इसका देखा, ऐसे ही हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो बफर हैं वो सॉल्ट से भी बनते हैं, इसलिए हमको ये कंसेप्ट भी देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। तो सॉल्ट क्या है? तो जब सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो वो अपने करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए जितने भी सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, बहुत इजीली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे पानी में, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला तो बहुत इजीली आयोनाइज हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग। अब जब इसी इक्वेशन पे, जैसे कि हमने एसिड में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया था, जब इस पे अप्लाई करेंगे तो वैसे ही हम कंसंट्रेशन लिखेंगे, एसिड का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे की तरफ। फिर वहां पे हमने पानी को मल्टीप्लाई कर लिया था के से, तो यहाँ पे भी हम पानी को जो मल्टीप्लाई करे के से करेंगे तो ये मिलेगा। इसकी वैल्यू हमने वहां पे के ए लिखी थी, अब ये के वैल्यू काय में बन जाएगी, के एच बन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड के बारे में था इसलिए वहां पे के ए लिया। अगर बेस के बारे में हम ऐसा ही पढ़ेंगे डिसोसिएशन, तो हम उसमें के भी लिखते हैं फिर। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो सॉल्ट अन ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है, डिसोसिएट हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, तो मतलब इसका कंसंट्रेशन कम होगा। अगर वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उससे बनने वाले एसिड बेस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट टूटा ही नहीं, इसलिए उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी के एच की। सिमिलरली जैसे हमने एसिड में पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है, बस हम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट पढ़ रहे हैं, इतना ही अंतर है। तो इससे बनने वाले जो हाइड्रोलाइसिस के एच की वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ द सॉल्ट। ये दोनों कंसेप्ट जब हम एक्शन पढ़ेंगे बफर का और बफर कैपेसिटी पढ़ेंगे, तब हमको ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होंगे और इससे ही हम इक्वेशन ड्रॉन करेंगे, तब हम उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए इस पार्ट को हमको इंट्रोडक्शन में पढ़ना जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि इस बेसिस पे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट बेसिस पे, हम सॉल्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सॉल्ट जो हाइड्रोलाइसिस करने पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देते हो, तो उसके एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसका दूसरा और कौन से एग्जांपल है कि ऐसे सॉल्ट जब हम उन्हें हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड देंगे और वीक बेस देंगे। ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड
और वीक बेस जनरेट करते हो, ठीक है, और ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट हम सॉल्ट को इन 4 तरीके के टाइप्स में हम ये बोल सकते हैं कि ये सॉल्ट के प्रकार हैं या टाइप्स हैं जिसके कारण हम हाइड्रोलाइसिस के बेस पे क्लासिफाई किए हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सब कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, ये पूरा हमने एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ लिया और उससे रिलेटेड हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पढ़ा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट भी पढ़ा। इसके बाद हमारी जो लास्ट चीज आती है वो है कि बफर क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने हिंदी वर्ड यूज किया है, वो क्योंकि ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो हिंदी में उन्हें अच्छे से समझ में आता, उनका कंसेप्ट क्लियर हो पाए और वो इसे कन्वर्ट भी कर पाए इंग्लिश में। लेकिन आप पढ़ने की कोशिश इंग्लिश में ही कीजिएगा। द सॉल्यूशन दैट आर एबल टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच वैल्यू आर टर्म्ड एज ए बफर सॉल्यूशन। ऐसे सभी सॉल्यूशन जो कि अपने अंदर पीएच को चेंज होने से रोकते हो या उसको रजिस्ट करते हो। रजिस्ट करते हो मतलब कि उसके खिलाफ लड़ते हो कि ये चेंज ना हो, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? बफर सॉल्यूशन कोई भी वीक एसिड और उसी एसिड के सॉल्ट का मिक्सचर हो सकता है, या फिर वीक बेस और उसी बेस के सॉल्ट का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन में जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं तो उनका पीएच चेंज नहीं होता। तो यहीं पे हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालेंगे तो उनका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बफर सॉल्यूशन को अगर हमें प्रिपेयर करना होता है तो उन्हें हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आइदर बाय मिक्सिंग, एक वीक एसिड लेंगे और उसी एसिड का एक सॉल्ट ले लेंगे, एक वीक बेस लेंगे और उसी बेस का हम सॉल्ट लेंगे। जब ये दोनों चीजों को मिलाएंगे, मतलब या तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट को या फिर वीक बेस और उसके सॉल्ट को मिलाएंगे तो हमें बफर सॉल्यूशन मिलेंगे। इन्हीं टर्म्स को हम फिर बफर्स के टाइप्स में भी लिख सकते हैं कि बफर्स के क्या प्रकार होते हैं। तो बफर जो है वो 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिडिक बफर, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे? वीक एसिड और उसका सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड CH3COOH और सोडियम एसिटेट CH3COONA। तो ये सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, और ये वीक एसिड है। और एग्जाम्पल हैं इसके एसिडिक बफर के, जैसे बोरिक एसिड और बोरेक्स, सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट। ऐसे कैसे ही हम बेसिक बफर को भी डिफाइन करते हैं कि ये किसके मिक्सचर हैं? वीक बेस और उसी बेस के सॉल्ट का। तो यहाँ पे वीक बेस कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने वाला सॉल्ट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि बफर वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच चेंज नहीं होता जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिलाते हैं, और साथ के साथ ये जो मिक्सचर होते हैं या तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट या फिर वीक बेस और उनके सॉल्ट का मिक्सचर होते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है बफर सॉल्यूशन की, वो हम देख लेते हैं, और यहाँ पे आके हमारा फिर आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। कि पीएच जो है बफर का वो कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलता नहीं है, मतलब वो रजिस्ट करता है बदलने को, ठीक है। पीएच सॉल्यूशन जो पीएच का सॉल्यूशन का जो पीएच है, बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है, वो डाइल्यूशन पे चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका भी कारण है, क्योंकि के और के बी वैल्यू, ठीक है, और रेशो ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट जो है वो डाइल्यूशन पे चेंज नहीं होते। इसलिए जब हम बफर का डाइल्यूशन करते हैं तो उसका पीएच चेंज नहीं होता। साथ के साथ पीएच
जब हम स्मॉल अमाउंट में हम डेफिनेशन में ही बोल रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को डालने पे वो चेंज नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पीएच सॉल्यूशन तब भी कांस्टेंट होता है और इसका नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज है। पीएच सॉल्यूशन जो है, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, वो डज नॉट चेंज ऑन कीपिंग। अगर मान लीजिए हम उसको कुछ समय तक रख सकते हैं, एक लंबे समय तक हम उस सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता है। इसलिए ये बफर सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो ये आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा। एसिड बेस की डेफिनेशन क्या होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, बेस बफर की डेफिनेशन क्या होती है और बफर के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर्स क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इन कंसेप्ट को याद रखिएगा, ध्यान से पढ़ के समझिएगा, तो हमको आने वाला जो पॉइंट जो हमारा टॉपिक है उसमें इन सभी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हम वहां पे उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आपका तो वह आप मुझसे कमेंट्स के सेक्शन में पूछ सकते हैं।